तो आज ही चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तुम लोग थोड़ा वेट करना, ये नहीं कि चले जाओगे बीच से। तुम लोग क्लास थोड़ा लेट से शुरू हुआ है, तो लोग 8:20 तक लेंगे क्लास, तो उसका छुट्टी दे देंगे 8:20 और 8:25 तक, 1 घंटा बस। 1 घंटा वेट करो, देखो अच्छे से, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। प्रीवियस क्लास का बेसिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। हम लोग बस जनरेटर बचा हुआ है। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर्स का जो प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी, ठीक है। हम लोग 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे ताकि तुम लोग याद रहे। उसके बाद हम लोग फिर जनरेटर पढ़ेंगे अभी तुरंत, ठीक। तो चलो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि जब भी हम लोग किसी बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल, ये डायग्राम बनाओगे, बताया था बनाने के लिए। तो जब भी इस बार मैग्नेट को हम लोग टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराएंगे, तो हम लोग देखते हैं कॉइल पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है कॉइल के साथ, उस पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें 4 जो है वे स्टेप वो दिखाया गया। पहले स्टेप में क्या बोला गया? पहले स्टेप में क्या बोला गया? हेलो, দাঁড়ান ফোনটা উপরে রুমে নিয়ে এসেছি, ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে তার করছি তোকে, ঠিক আছে। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स दिख रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाते हैं, ठीक है। उसके अवे फ्रॉम द कॉइल, फिर से पोलैरिटी को रिवर्स करके टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो डिफरेंट कंडीशन में हम लोग क्या दिखता है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर पे डायरेक्शन को चेंज होता हुआ हम लोग ऑब्जर्व करें, यानी कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। और इसमें ये भी बोला गया, यदि हम लोग इस कॉइल को क्या किए थे, रेस्ट पे रखे थे, मतलब व्हेन दिस कॉइल इज एट रेस्ट, तो उस समय यहाँ पे किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। देखो, ये कॉइल मतलब, सॉरी कॉइल नहीं बोलेंगे, जब इस मैग्नेट को हम लोग रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। तो इस कंसेप्ट से क्या समझ में आता है कि व्हेनेवर मतलब हम लोग जब भी, व्हेनेवर there is no relative motion the magnet, or we cannot move magnet towards or the away from the coil, there is no deflection in the galvanometer. This shows that the deflection in the galvanometer only depends upon the relative motion or the motion of the magnet, ठीक है। तो याद समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज EMI। इसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट में लोग क्या डिस्कस किए थे, देखो बहुत सिंपल सा है कि जब भी हम लोग कोई व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द कॉइल, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कॉइल पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक का मतलब क्या? इसका मतलब हम लोग जब भी इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है। तो उस समय क्या होगा, इस कॉइल पे एक EMF इंड्यूस होगा। देयर इज ऑलवेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल, यानी कि तुमने कोई भी तरह का एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाया है सिस्टम पे, तब भी इस पे करंट इंड्यूस हो रहा है और EMF इंड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है? विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। हम लोग मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, उसी वजह से EMF इंड्यूस हो जा रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो करंट इंड्यूस हो रहा है। यही जो EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। हम लोग फ्लक्स को फाई से नोट किए थे। और तीसरा क्या बोले कि नंबर ऑफ टर्न पे और एरिया पे डिपेंड करेगा कितना इंड्यूस EMF होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग फैराडे लॉ को इस तरह लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे कि जो EMF है, EMF को E से नोट करते हैं। EMF डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इनटू d∅dt, या फिर सिंपल इसको D नहीं लिख के, अगर तुमको डिफरेंशियल में डाउट हो रहा है तो इसको सिंपल डेल्टा∅ बाई डेल्टा t लिख दो। डेल्टा का मतलब चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम,
इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इससे और एक काम किए थे, सुनो क्या किए थे। यदि मान लो तुम्हारे पास इस बार एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तुमने इस बार कोई बार मैग्नेट नहीं लिया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से तुम यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ को या फिर करंट को जनरेट करा रहे हो। तुम ये भी कर सकते हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दो कॉइल लेना पड़ेगा, एक कॉइल ए और एक कॉइल बी, जैसे डायग्राम पे दिखाया गया है। समझ में आ गया? तो यदि हम लोग कॉइल ए पे एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दे और जो कॉइल बी यहाँ पे दिख रहा है उस पर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट लगा दिए ऐसा, तो देखो अभी ये बार मैग्नेट नहीं है, कैसा मैग्नेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस पे भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस कर जा रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा हम लोग को। आसान भाषा में क्या बोलेंगे, सिंपली ये बोलेंगे कि जब भी whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉइल को मूव कराते रहते हैं, सॉरी नॉट, कॉइल को भी मूव करा सकते हैं मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, या तो मैग्नेट को भी मूव करा सकते हैं कॉइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ गया होगा सभी को। हम ये प्रीवियस क्लास में बताए थे, इसको बोले थे कि घर में नोट डाउन करना अच्छे से पॉइंट वाइज। ठीक, बोलो क्या डाउट किसी को है कुछ यहाँ तक? बोलो, कोई भी डाउट है किसी को कुछ? नो सर। प्रीवियस क्लास का टॉपिक पे कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलो हम तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देना। ठीक है, आराम से आंसर देना, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, नॉर्मल अपने लैंग्वेज में आंसर देना। ठीक है, एक बार रिवाइज करने के लिए बस पूछ रहे हैं, फिर हम आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो कौन बता सकता है? बहुत लोग क्लास कर रहे हैं, 9 बच्चे हैं, 9 में कोई भी बताइए जिनको आता है। ठीक है, कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, बताओगे यहाँ पे क्या आंसर होगा? ठीक है, ऋषि राज, राज कौशल, देखो ये बताओ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या समझे? बोलो बोलो, अपने लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, जितना when तुम, we move the away and towards the bar magnet, the galvanometer show the deflection. वेरी गुड, और अच्छे से और कैसे बोल सकते हैं इसको? हाँ, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला हम लोग को? इससे हम लोग क्या कंक्लूजन मिला? बोलो, कोई भी बताओ जिनको आ रहा है। इससे क्या कंक्लूजन मिला, बोलिए, बोलो कोई भी बोलो, क्या कंक्लूजन मिला? जैसे इससे बोला कि जब बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं कोई कॉइल के टुवर्ड्स या अवे, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है जो कॉइल पे लगा हुआ है। तो इस चीज से क्या क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला? बोलो जल्दी से, बोलो कोई भी, क्या कंक्लूजन सर, मिला, बोलो। कंक्लूजन ये मिला कि अगर बार मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने मूव करवाते हैं तो वहाँ पे करंट, तो सब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है वो, एक्चुअली वो कोई बस कॉइल, उसमें हम लोग कोई सर्किट नहीं लगाए ना, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। ठीक है, तो हाँ। सिंपली सब लोग सुन लो, बहुत सिंपल है। जब भी हम लोग किसी, देखो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, ठीक, कभी भूलोगे नहीं। जब भी हम लोग किसी कॉइल को, कॉइल मतलब कैसा कॉइल, कोई भी कंडक्टिंग कॉइल को तुमने उंड कर दिया, ठीक, उसको अभी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाए हो, उसमें बस तुमने गैल्वेनोमीटर लगा लिया। अगर उस पर गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो उसमें अभी कोई करंट वरंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर बस डिफ्लेक्शन शो करता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट वर्क लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इफ वी मूव अ बार मैग्नेट rapidly towards the coil or the away from the coil, what we observe that there is always deflection galvanometer, which shows that there is a deflection galvanometer. Or if we replace this bar magnet by another electromagnet, यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया गया है another electromagnet, एग्जांपल फिगर 8.28 पे, so we can also observe there is deflection in galvanometer. So this entire phenomena or entire experiments, ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि यदि कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे,
मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है पर यूनिट एरिया कितना हो रहा है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो एक टर्म को याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो जब भी मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब हम लोग को सर्किट पे एक इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। वी ऑलवेज गेट इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। So this induced EMF also get by this induced EMF we can also get induced current। ठीक है, हम लोग induced current में भी हम लोग को मिल सकता है। So this phenomenon is called electromagnetic induction। तो क्या बोलोगे? If there is a magnetic flux change or the magnetic flux linkage change associated with the coil, there is also always induced EMF produced in the coil, and this induced EMF is equal to minus n delta phi by delta t, where phi is the magnetic flux। ये जो नोट्स यहाँ पे बताएं इसको पूरा पॉइंट वाइज लिख सकते हो और एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है। और डायग्राम्स को जरूर बनाओगे एक्सपेरिमेंट लिखने के टाइम पे, ठीक? फिर हम तुम लोग को बताए थे प्रीवियस क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? ये तरीका होता है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने का, ठीक है? सभी लोग समझ गए इंड्यूस करंट क्या है? तो इंड्यूस करंट का मतलब तुमने करंट को जनरेट किया, करंट को प्रोड्यूस किया। हम लोग सर्किट पे पहले करंट नहीं था क्योंकि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं लगाए थे, ना ही बैटरी, ना ही कोई एक्सटर्नल कनेक्शन। सर्किट पे करंट नहीं था, लेकिन हम लोग करंट को जनरेट किए, हम लोग करंट को इंड्यूस किए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अनदर बार मैग्नेट, उसको मूव करा के। जैसे ही मूव करने लगे तो कॉइल में करंट जनरेट हो गया। तो जनरेटर की तरह एक काम करता है इसका, इसलिए इसका प्रिंसिपल हम लोग जनरेटर में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को समझे थे हम लोग, समझे थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या बताया था? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को बता रहा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को बता रहा था क्या, कि यदि हम लोग को डिटरमाइन करना है क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने राइट हैंड को देखो, और राइट हैंड में 3 फिंगर है। कौन कौन सा फिंगर? 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। उस तीनों को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख रहे हैं एज शोन इन द फिगर, ठीक है? सभी लोग अपने राइट हैंड को अभी यहाँ पे मतलब सब लोग करो ऐसे, अपने राइट हैंड को लो और राइट हैंड में सबसे पहले क्या करोगे? 4 फिंगर को ले लो। 4 फिंगर मतलब हम लोग का जो चौथा फिंगर है, ठीक है? तो 4 फिंगर को हम लोग ऐसे रखेंगे। सपोज ये हम लोग का हैंड हो गया। सो दिस इज आवर, सपोज फॉर एग्जांपल ये हम लोग का क्या है? दिस इज द 4 फिंगर, दिस इज द 4 फिंगर। तो ऐसा 4 फिंगर समझ लो जल्दी से। चलो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक? डायग्राम भी दिया गया, बेटे को समझाने के लिए बना देते हैं। सब लोग अपने 4 फिंगर को देखो, ऐसे 4 फिंगर लो और इसको इस तरह रख दो परपेंडिकुलर। इसके मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इसके मदद से हम लोग हमेशा याद रखना, हम लोग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड रुको, ठीक है ना? देखो ऐसा कर, मान लो एक फिंगर हो गया, ठीक? कौन सा फिंगर है? दिस इज द 4 फिंगर। तो 4 फिंगर के तरफ तुम मैग्नेटिक फील्ड को समझो। मान लो कि 4 फिंगर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? और ठीक तुम इसका परपेंडिकुलर जब लोगे, ये बाकी फिंगर्स हो गया, ठीक है? ये हैंड हम लोग का है, राइट हैंड। तो इसका ठीक परपेंडिकुलर तुम और एक फिंगर लो। कौन सा फिंगर लोगे? मिडिल फिंगर लोगे। तो इसको ठीक इसका परपेंडिकुलर रखना है ना? सो दिस इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक ऐसा फिंगर रहेगा हम लोग के पास, ठीक? तो एक रफली डायग्राम लिखा हुआ भी ना बना देते तब भी, ताकि तुम इसको समझ पाओ। सो दिस इज अवर, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिडिल फिंगर, ठीक? और अपना जो थंब होगा ना हम लोग का, वो थंब भी परपेंडिकुलर रहेगा, डेफिनेटली परपेंडिकुलर रहेगा। सो दिस इज आवर थंब।
सो दिस थंब, कुछ पूछ रहे हो, कोई बोलो। ठीक है, सो दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट को मूव कराओगे ना, उस मैग्नेट का डायरेक्शन देगा, मतलब मोशन ऑफ द बार मैग्नेट जिसको मूव करा रहे हो। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या, करंट। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा ऑलवेज। बोथ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का क्या, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। सब लोग अपने राइट हैंड से कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे, क्या करोगे, अरेंज थ्री फिंगर्स इन सच अ वे दैट our middle finger, forefinger and the thumb, they are always act mutually perpendicular to each other। तो हम लोग इस तरह रखेंगे जैसे डायग्राम में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने पे। हम लोग इस एप्लीकेशन का हेल्प या फिर इस कॉन्सेप्ट का हेल्प कहाँ पे करेंगे, वी ऑलवेज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, हम लोग हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके पहले हम लोग फ्लेमिंग का, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसको बोल रहे, राइट हैंड रूल। इसके पहले हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल पढ़े हैं, मैक्सवेल के स्क्रू रूल पढ़े हैं। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रूल विच इज ऑलवेज हेल्प टू, ठीक, फाइंड द इंड्यूस करंट। तो ये रूल क्लास 10th में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। तो डायग्राम बना के तुम बस इतना लिखोगे कि टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in a conductor when moved ठीक है, in a conductor when it is moved across a magnetic field, so we always use right hand rule, Fleming right hand rule, in which we can arrange our three fingers, forefinger, middle finger and thumb of right hand mutually perpendicular to each other. Then always forefingers gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of induced current and our thumb gives the motion of the magnet। ठीक, इसको रिवाइज करोगे अच्छे से घर में, मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो सभी लोग 2 मिनट में, अच्छे से देख लो, फिर हम जनरेट स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लो स्लाइड पूरा। ठीक है, जहां भी डाउट होगा पूछो, किसी को भी डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरेटर। ठीक है ना, तो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे हमेशा, याद रखना। इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और हम लोगों को इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हर जहां भी ईएमआई का जरूरत पड़ेगा, हम लोग को वहीं पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो जनरेटर में भी हम लोग को क्या जरूरत है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वहां पे भी हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। ठीक, अभी हम तुमको जनरेटर बता रहे हैं जस्ट, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, जनरेटर कैसे काम करता है। एक सेकंड रुको, ठीक, एक बार देखो उसको, तब तक हम तो जनरेटर का डायग्राम जो है पेस्ट करते पहले। एक सेकंड। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे दिमाग में क्लियर रखना है ताकि हम लोग प्रॉपरली यूज कर पाए। जब भी हम लोग कोई हम लोग से कुछ कंसेप्ट पूछा जाए या कोई डिवाइस में, हम लोग इसको जरूर से यूज कर पाए। ठीक है, तो हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग अभी देखते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी जनरेटर बोलते हैं इसको। इसका वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है, और बाकी इसमें कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक डायग्राम को, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पे डायग्राम को पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, रुको रुको, सभी को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड।
जनरेटर को याद रखोगे, ठीक, किस तरह काम करता है। देखो ये है जनरेटर, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ये कर पहले पेस्ट कर देते हैं। बस ये लास्ट जनरेटर पढ़ना था हम लोग को, ठीक। और उसमें हम लोग एमसीबी बोले थे, बता देंगे, तो वो भी बता देंगे तुम लोग एमसीबी क्या होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग का ये था, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह था, जैसे हाउस होल्ड सर्किट, उस सबका डिस्कस हम लोग कर चुके करंट चैप्टर पे, तो वहां से तुम उसको देख सकते हो। हाउस होल्ड सर्किट का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे, जैसे क्या होता है, अर्थिंग के बारे में पढ़ लिए थे, लाइव वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग। इसके अलावा हम लोग ये देखे थे, क्या नाम है उसका, ट्री कनेक्शन देखे थे, रिंग कनेक्शन देखे थे, तो ये सब चीज को देख चुके हैं। चलो ये है जनरेटर, हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से एक बार। देखो ये डायग्राम में जो दिख रहा है ना सभी को, सो दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डीसी जनरेटर, ठीक। देखो यहाँ पे सभी को एक डायग्राम दिख रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड योर, ये जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डीसी जनरेटर, ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। एक एसी जनरेटर भी होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। सो दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर नाम का मतलब ऐसा ही है, जनरेट करना। क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो डीसी वेन अ करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शन। अब देखो तुम लोग हम ये भी सिखाए हैं कि डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट का मतलब करंट जब एक डायरेक्शन में फ्लो करे, उस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, जब भी करंट वन डायरेक्शन में फ्लो करे, व्हेन करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, कोई भी करंट यदि हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो करे, यूनि डायरेक्शन पे, तो उस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी। तो कभी भी यदि करंट फ्लो करे कंटिन्यूअसली वन डायमेंशन पे, तो करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। हम लोग टू ऑब्टेन सच अ डीसी करंट, हम लोग डीसी करंट को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक एसी जनरेटर को मॉडिफाई करते हैं। कैसे, हम लोग एसी जनरेटर को मॉडिफाई करते हैं बाय रिप्लेसिंग स्लिप रिंग्स विद अ कम्यूटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डीसी करंट चाहिए, तो डीसी करंट अगर चाहिए हम लोग को, ठीक। अच्छा तुम लोग हम एसी जनरेटर बताएं क्या, एसी जनरेटर नहीं बताए ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, एसी जनरेटर भी बता देंगे, डीसी एसी पहले बताना चाहिए था, बट ठीक है, हम इसके तुरंत बाद एसी भी बताते हैं, ठीक। दोनों चीज समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। यहाँ तक डीसी जनरेटर हम लोग का यहीं तक है बस, ठीक। तो इसको हम पहले बता देते हैं, फिर तुरंत अभी एसी भी बता देंगे, दोनों हम लोग का हो जाएगा आज। यहाँ तक हम लोग का डीसी जनरेटर है, ठीक है। चलो इसको बता देते पहले, सुनो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डीसी जनरेटर बनाने के लिए हम लोग एसी जनरेटर को मॉडिफाई करते हैं। अब एसी जनरेटर तुम लोगों को नहीं पता है मान लो, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करते हैं तुम देखना, अभी हम एसी जनरेटर बताएंगे ना, तो उसमें हम लोग स्लीप रिंग का बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्लीप रिंग की जगह क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं स्लीप रिंग को विद कम्यूटेटर। मतलब डीसी में स्लीप रिंग नहीं रहता, उसके जगह क्या रहता है, कम्यूटेटर रहता है। कम्यूटेटर, इसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं, SPLIT, स्प्लिट रिंग। एसी में क्या रहता है, RING, ठीक है। यहाँ पे होता है स्प्लिट रिंग, ठीक। स्प्लिट रिंग याद रखना नाम, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी बोला जाता है, नोट डाउन कर लो इसको, कम्यूटेटर भी बोला जाता है। तो डीसी जनरेटर में क्या रहता है, इस पे रहता है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग रहता है। और जब बात करेंगे एसी जनरेटर का, तो उस पे रहेगा स्लीप रिंग, SLIP, स्लीप रिंग, ठीक। इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल वर्किंग है इसका। देखो एज शोन इन द फिगर, डायग्राम पे दिखाया गया जिस तरह, दो मैग्नेट लेते हो, हमेशा ही कर रहे हैं हम लोग। दो मैग्नेट ले रहे हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, जो क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इसके बीच में हम लोग एक कॉइल लगाते हैं, है ना, एक कोई भी कंडक्टिंग कॉइल लगाते हैं, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं।
हम लोग देखे थे इसके पहले मोटर में भी, ठीक है। अब क्या होता है मोटर में हम लोग क्या देखे थे, मोटर पे हम लोग कॉइल को रोटेट करा रहे थे, यहाँ पे हम लोग का रोटेशन की वजह से हम लोग को क्या मिलता है, करंट मिलेगा। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ हम लोग मैकेनिकल टू एनर्जी इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, जस्ट उसका रेसिप्रोकल प्रोसेस। जनरेटर घूमता है, ठीक है, घूमता है ना, वही करंट को जनरेट करता है। कैसे करता है ये डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल मैग्नेट रहेगा, और इस पे हम लोग एक कॉइल लगा दिए। कॉइल का नाम क्या दिए, ABCD, ठीक है। घर में प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओगे क्लास के बाद, और इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे समझ समझ के, ठीक है। तो कॉइल रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। यहाँ पे कॉइल के एंड पे देखो दो स्लिप रिंग लगा हुआ है, S1 और S2, सॉरी दो स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, S1 और S2, और इसके दो कार्बन ब्रश B1 और B2, और यहाँ पे टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट का पोलैरिटी के लिए, ठीक है। तो वर्किंग क्या है इसका, वर्किंग इसका बहुत ही सिंपल है। वर्किंग में है कि इनिशियली ABCD जो है इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, देखो डायग्राम पे दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम सबको दिख रहा होगा, डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले ABCD एक इनिशियली क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जैसे कि डायग्राम पे दिखाया गया है, ठीक है। अगर कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जैसे कि डायग्राम पे दिखाया गया है, तो AB क्या होगा, AB डाउनवर्ड हो जा रहा है, देखो यहाँ पे AB ऐसा करंट आ रहा है, और CD भी करंट इस तरह जा रहा है, ठीक। अब तुम यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा दो, अप्लाई करो फ्लेमिंग का कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। तो क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तुमको पता चल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होगा BA का, वो क्या होगा, साइड AB पे, और डायरेक्शन ऑफ DC का जो होगा साइड CD पे, वो दोनों ऑपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे से। देखो कैसे निकालोगे, ये मोशन है, हैरिया हाँ बोल जल्दी, क्लास নিচ্ছি, गुड इवनिंग। ठीक ठीक, हमें आप सुनाता है, ठीक ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, AB और CD का डायरेक्शन हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये करंट का डायरेक्शन, सब लोग ध्यान दो, हाँ यहाँ इसको हम थोड़ा लार्ज स्केल पे दिखा रहे हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पे दिखा रहे हैं, ठीक है, जूम करके। तो जूम करके कैसे बनाएंगे, देखो हम इसको वायलेट से बना रहे हैं, करंट ऐसे जाएगा, सब लोग ध्यान देना, ठीक। और तुम लोग रिवाइज करो घर में सब लोग अच्छे से, नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ, समझ समझ के रिवाइज करो नोट से पूरा। ये करंट है, जा रहा है ऐसे करंट, कौन से वायर में, CD वायर पे। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक इस तरह का परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक भी है, मैग्नेट में फील्ड परपेंडिकुलर है दोनों मैग्नेट के बीच में। और ठीक इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, मोशन होगा, यानी कि ऐसा घूमेगा ये। तो कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। ये घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है इस तरह, मतलब इट विल गो लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है ये, इस तरह मूव कर रहा है ना। अब यहाँ डायरेक्शन बदल गया तो यहाँ भी ऐसा मूव करेगा, ऑयल को पूरा रोटेट करा दे रहा है, ठीक। अब क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद आर्म AB और CD जो है वो इंटरचेंज करेगा अपना पोजीशन को। मतलब एक बार अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगले हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज AB क्या होगा, CD एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, हाफ रोटेशन के बाद CD फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी तो कंप्लीट रोटेट करते रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा एवरी हाफ रोटेशन पे। ये इस बात को याद रखना अच्छे से, ठीक है, इस बात को समझो कि एवरी हाफ रोटेशन पे, हर एक हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, आर्म AB जो है और CD जो है वो इंटरचेंज करेगा अपने पोजीशन को। तो जब कॉइल अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, उस समय जो कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग है, SPLIT, स्प्लिट रिंग नॉट अ स्लीप रिंग, स्लीप रिंग होगा AC में, तो क्या होगा, तब S1 S2 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज करेगा अपना कॉन्टैक्ट को, जो कि कार्बन ब्रश के साथ है। इसकी वजह से करंट जो पूरी तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, वन डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना है। क्यों, क्योंकि DC करंट है। तो स्प्लिट रिंग का काम है एवरी हाफ साइकिल पे करंट के डायरेक्शन को सेम रखना, अपना पोजीशन को इंटरचेंज कर लेगा,
ताकि करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम हो, करंट रोटेट करता है एक ही डायरेक्शन पे, क्योंकि ये डीसी करंट है। तो डीसी करंट क्या होता है, वन डायरेक्शन करंट या फिर यूनी डायरेक्शनल करंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, द ब्रशेस B1 रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव और ब्रश B2 रिमेन्स ऑलवेज नेगेटिव। तो देखो पोलैरिटी को मेंटेन किया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, thus the current will always be flown in from terminal T1 to T2। इसी पॉजिटिव से नेगेटिव में इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। तो बस यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। अगर इसका ग्राफ बनाओगे इंड्यूस करंट और टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये एक पॉजिटिव ग्राफ है ना, ये सारा पॉजिटिव है, तो करंट विल बी इन वन डायरेक्शनल। अगर एसी का ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसा आता, देखो इस तरह का एसी का ग्राफ आता है, ये एसी का ग्राफ होता है करंट के साथ टाइम का। ये डीसी का प्लॉट है, तो डीसी मतलब सिंगल डायरेक्शन। बोलो किसी कोई डाउट है इस पे, कुछ पूछना है पूछो जल्दी से एकदम, डीसी जनरेटर पे कुछ भी सवाल है तो पूछो। इतना छोटा सा बस है डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, कोई भी डाउट बोलो। नहीं है? नो सर। अच्छा कौन समझ पाए अच्छे से, कौन एक्सप्लेन कर पाएगा शॉर्ट में एकदम, शॉर्ट में कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? राज कौशल, ऋषिराज, ओमकार, ललित, आर्यन, ठीक है, अनुप्रभा, कौन कौन कर पाएंगे बताइए। और भी है जो बच्चे लोग, अंजना, बिया, कौन कर पाएंगे शॉर्ट में इसको रिवाइज, मतलब बताना एक बार, बोलिए। इसको बताओ शॉर्ट में, मतलब जो समझे वही बताओ, ये नहीं पूछ रहे हम, डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं या फिर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्या तुमको समझ में, उसको एक्सप्लेन एक बार कर दो ताकि हमको लगे समझ में आ गया। बोलो कोई भी बताओ, आराम से बोलो, टेंशन मत लो, गलत होगा तो होगा, हम फिर बता देंगे सही, बट तुम लोग अपना अपने लैंग्वेज उसको एक्सप्लेन करो। बोलो ऋषिराज बोलो तो, कौन बताएगा, कोई भी बताओ। Sir, in DC generator, we take the two bar horseshoe magnet वेरी गुड। and two split rings, and there are the two terminals, and one and in that if we have to find the direction, we have to apply the Fleming's right hand rule. And in DC current, the after every half rotation, the direction will be changed so that it can move whole, and there interchanges the position of the commutator, and automatically the split rings also changes the position. ठीक है, थोड़ा बहुत तुम बोले हो लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक, कोशिश किया ये, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, अब हम एकदम आसान भाषा में बता दे रहे हैं ताकि उसका बेसिक तुमको याद रहे। इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल को, है ना, एक कोई भी रेक्टेंगल कॉइल दिख रहा है उसको हम लोग एक मैग्नेट के बीच में रखते हैं। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेट के बीच में कॉइल रखेंगे तो रोटेट करता है, ये प्रिंसिपल हमको पता है सभी को, लेकिन वो करंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कॉइल को करंट कैरिंग नहीं है मेरे पास कॉइल पहले से, तो हम लोग उसको रोटेट कराना पड़ेगा। जैसे ही रोटेट कराएंगे तो कॉइल पे इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉइल मूव करने से या फिर मैग्नेट मूव करने से इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तुम इधर कॉइल को मूव कराओ नहीं तो फिर मैग्नेट को मूव कराओ, दोनों में से किसी को भी मूव कराओगे तो करंट इंड्यूस जनरेट होगा। तो यहाँ पे सीडी आर्म और एवी आर्म दोनों पे करंट जनरेट हो जा रहा है, कॉइल कॉइल रोटेट कर रहा है इसी वजह से। तो क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन को एक रखना है क्योंकि ये डीसी करंट है। डीसी करंट पे एवरी हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन बदलना नहीं पड़ता है, उसमें सेम रखना पड़ता है, तभी तो वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, नहीं तो वो एसी करंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हर एक हाफ साइकिल पे कॉइल जब रोटेट कर रहा है तो अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग भी अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कार्बन ब्रश का जो कॉन्टैक्ट है स्प्लिट रिंग के साथ, ठीक है, वो भी अपने पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर देता है। और ये ब्रश क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा B1 और B2 हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को शो करता है ये हम लोग क्या शो करता है, ये हम लोग ये शो करेगा जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा B1 से लेके B2 तक होगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक होगा। यानी कि
एवरी हाफ रोटेशन के बाद आर्म ए बी और सी डी अपना पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। तो जब कॉइल अपना पोजीशन को इंटरचेंज किया तो कम्यूटेटर रिंग जो है, स्प्लिट रिंग है, वो भी अपने पोजीशन को ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा एक ही डायरेक्शन पे। तो B1 ब्रश जो हमेशा रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा और B2 ब्रश हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे रहेगा। सो दिस शोज, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा हम लोग को, ये शो कर देगा कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, करंट एक हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी जनरेटर। और इसके साथ एक ग्राफ को तुम प्लॉट कर देना, ये जो ग्राफ एक बना लेना, और डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी में ड्रॉ करना, और वर्किंग प्रिंसिपल को समझ के उसको भी कॉपी में एक बार लिखना अच्छे से। ये सब क्लास 10th में 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और कभी कभी क्या होता है कि पार्ट वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, किस तरह का, ये बताइए स्प्लिट रिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा तुमसे पूछेगा कि हम लोग को डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस बेसिस पे काम करेगा, या फिर पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो डिफरेंस एक ही है, एसी को हम लोग डीसी पे मॉडिफाई कर सकते हैं। एसी पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्लीप रिंग, और डीसी पे हम लोग लगाते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक, क्योंकि इस पर डायरेक्शन को सेम रखना है। इसके अलावा पूछ सकता है कि दोनों का पर्पस बताइए, या तो फिर बेसिक जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो बताइए, या फिर कंप्लीट जनरेटर का मैं बताइए। तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन पे, नहीं तो फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन पे भी कोई कभी कभी पूछा जाएगा कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को, मतलब छोटा शॉर्ट में लिखना है। तो या तो फिर आप ये बताइए कि स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर का। अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर का, जल्दी से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर का, रुको एक सेकंड। ठीक है, इसको नोट डाउन करोगे घर में, पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से एक बार अच्छे से नोट डाउन करोगे, बहुत थ्योरेटिकल है। ठीक, तो कॉपी में अच्छे से लिखोगे और उसको रिवाइज करोगे एक बार घर में। चलो ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एसी जनरेटर के बारे में। देख लो इस पे एक बार 2 मिनट रिवाइज कर लो जो लिखा हुआ स्क्रीन पे। कोई डाउट तो पूछो। किसी भी तरह कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। डाउट तो नहीं होना चाहिए, हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा बाई चांस तो पूछ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा जनरेटर का, अब हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर का। देख लो, 1-2 मिनट देख लो, हम बस बता रहे हैं एसी जनरेटर क्या होगा, उसका डायग्राम हम पेस्ट कर देते हैं, तब तक एक बार देख लो जल्दी से, एक बार पढ़ लो जो लिखा हुआ है सब लोग। देखो ये पूरी तरह से थियोरेटिकल था। ठीक, तो इन सबको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, लिख लेना एक बार, और एक बार नोट्स देख लेना अच्छे से एकदम, और सारा लाइन को एक बार, जितना भी लाइन लिखा हुआ है उसको पूरा प्रॉपरली क्लियर कर लेना, ताकि किसी भी तरह कोई डाउट ना हो। ठीक है, रुको एक सेकंड बस। एसी जनरेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब जैसे कि डीसी जनरेटर एक डीसी करंट को प्रोड्यूस किया, तो एसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी करंट को प्रोड्यूस करेगा। अब तुम लोग देखो बेसिक तो जानते हो, बेसिक क्या जानते हो कि जो एसी जनरेटर होता है ना, उस पे करंट कैसा मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। और अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन जो होता है वो यूनि डायरेक्शन नहीं होता है, बल्कि वो हर एक हाफ साइकिल में अपने डायरेक्शन को बदलते रहता है।
तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ एसी वाला आएगा। तो देखो दोनों जनरेटर लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस वही है कि ये क्या किया, करंट डायरेक्शन को मेंटेन किया, और एसी जनरेटर क्या करेगा, करंट डायरेक्शन को एवरी हाफ साइकिल पे रिवर्स करता रहेगा। बस यही मेजर डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और कोई इस पे कोई डिफरेंस वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा समझना पड़ेगा, किस तरह के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को पेस्ट करते हैं डायग्राम्स को, और इसके वर्किंग प्रिंसिपल समझा देते एक बार। तो एग्जाम में आएगा ना, तो ग्राफ व्राफ जरूर बनाओगे, ठीक है। जब भी एग्जाम पे आएगा तो इस जनरेटर का डायग्राम्स, इसका ग्राफ, और प्रॉपरली एकदम मतलब जितना पूछा गया उतना इसके वर्किंग प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से एक बार सॉल्व करोगे, मतलब बताओगे, सॉल्व करोगे बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग पेस्ट करते हैं फिर। तो ये हम लोग का क्या है, हम लोग का अभी है एसी जनरेटर। ठीक, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का एसी जनरेटर। देखो डायग्राम कॉम्प्लिकेट, तो डायग्राम सिंपल है, एक बैटरी डायग्राम बना सकते हो, इसको समझाने के बहुत बनाया गया है, ये तो दिखाने के लिए कैसे घूम रहा है। तुम एग्जाम की डायग्राम बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। कोई भी एक डायग्राम को यहाँ प्रॉपर्ली बना लोगे तो चलेगा। तो फिर तुम क्या डायग्राम दे उसको ही बना सकते हो, वो अच्छा डायग्राम है, क्या। तो देखो ध्यान से, यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हम लोग को, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो बेसिकली इट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बेसिकली क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ये एक जनरेटर है। तो इसका जो मेन पार्ट्स होता है इसी जनरेटर का, वो होता है हॉर्सशू मैग्नेट। डीसी पे जो था वही सब इसका भी मेन पार्ट्स होता है। कौन कौन सा, हॉर्सशू मैग्नेट, आर्मेचर का मतलब कॉइल होता है। अब देखो इस पे लिखा हुआ है स्लिप रिंग, है ना, SLIP स्लिप रिंग्स, और उसमें क्या लिखा होता है, स्प्लिट रिंग, ठीक। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है स्लीप रिंग्स, कार्बन ब्रश। तो ये सब में कॉमन होता है, एसी लो चाहे डीसी लो, है ना, दोनों में तो ये कॉमन ही आता है। इसका मेन पार्ट समझ में आ गया क्या क्या है, कौन कौन सा मेन पार्ट इसका, हॉर्सशू मैग्नेट, आर्मेचर, स्लीप रिंग और कार्बन ब्रश। कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका भी कंस्ट्रक्शन सिमिलर वैसा ही है जैसे हम लोग डीसी में ड्रॉ किए थे। क्या हो जाएगा, देखो दो हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, उसके बीच में हम लोग एक कॉइल को रखते हैं ABCD, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग एक आर्मेचर कॉइल को रखते हैं उसमें, और दो पोल होता है परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट का। अब रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एंड AB और एंड A और एंड D को हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल के सर्कुलर प्लेट से कनेक्ट कर दिए। देखो डायग्राम को ध्यान से देखना सब लोग, रुको थोड़ा सा इसको वाइट करके दिखाते हैं, देखो, है ना। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे एंड A, ये देखो एंड A है और एंड D है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, किसके साथ, हम लोग कनेक्ट कर दिए दो सर्कुलर मेटल पीस के साथ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे स्लीप रिंग। स्लीप रिंग, नॉट स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग फॉर DC एंड स्लीप रिंग फॉर AC। AC के लिए हम लोग स्लीप रिंग यूज करेंगे, स्लीप रिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और दो ब्रश लगा देते हैं B1 B2, जैसे तुमने वहां पे भी लगाया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्बन ब्रश को हम लोग कनेक्ट कर दिए, और हम लोग बस को पूरा सिस्टम को बना लिए। मतलब लास्ट में कार्बन ब्रश कनेक्ट कर दिए आर्मेचर कॉइल के साथ, और कार्बन ब्रश कहाँ कनेक्ट किए हम लोग, A और D, जहाँ पे स्लिप रिंग लगा उसके जस्ट एंड पे, ठीक है। डायग्राम इस तरह दिख रहा है। द कार्बन ब्रश आर केपेबल ऑफ टेपिंग द करंट प्रोड्यूसिंग द रोटेटिंग कॉइल, है ना। वो कार्बन ब्रश क्या करता है, जो रोटेटिंग कॉइल करंट प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्शन को टैप करेगा अच्छे से, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं हम लोग।
सबसे पहले मान लो assume that the rectangular coil ABCD in a horizontal position initially, तो पहले horizontal position में रहेगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही तुम रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी को रोटेट कराओगे, रोटेट करेगा ये 0 से 90 डिग्री तक, है ना। जब ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही 0 से 90 डिग्री तक मूव करेगा तो साइड AB का जो कॉइल है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो साइड CD का कॉइल है अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इस पे करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसा है, अगर AB पे जस्ट उल्टा इस तरह आएगा रिवर्स डायरेक्शन पे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स लिंक चेंज होगा, और फ्लक्स लिंक चेंज होगा तो हम लोग जानते हैं EMF प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, जो कि पहले 0 था जब मूव नहीं कर रहा था। जब मैक्सिमम मूव किया तो 0 से लेके मैक्सिमम प्रोड्यूस होने लगा। फर्दर जब कॉइल 90 से लेके 180 तक रोटेट करेगा, एक बार 90 तक रोटेट कर लिया, फिर वो जो 90 से लेके 180 तक रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा, तब AB का डायरेक्शन और CD का डायरेक्शन जो पहले था होगी। इस बार AB अपवर्ड आ गया जबकि CD डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते 0 से 90 से 180, फिर 180 से 270 एंड फर्दर 270 करने लगा कॉइल, है ना। तो क्या हुआ, एक बार 0 से 90 रोटेट किया, एक बार क्या हुआ, सबसे पहले 0 से 90 रोटेट कर रहा है, करंट डायरेक्शन बदल रहा है, फिर 90 डिग्री से लेके 270 रोटेट किया, ठीक है, डायरेक्शन बदला, फिर 270 से सॉरी 180 होगा ये, सॉरी 90 से 180, ठीक, 90 से 180 रोटेट किया, फर्दर इट रोटेट तुम 270 टू 180 टू 270, 180 टू 270 एंड लास्ट इट विल रोटेट फ्रॉम 270 टू 360। तो जब जब रोटेशन ऐसा कंप्लीट हो रहा है 360 तक, हर पॉइंट पे AB और CD का जो डायरेक्शन है वो बदलते रहता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फर्दर रोटेशन जब हो रहा है तो फ्लक्स फिर से चेंज होते जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस पे क्या हो जा रहा है, EMF क्या हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है तो कभी EMF मैक्सिमम हो रहा है। तो 0 हुआ, फिर बढ़ा, फिर 0 हो गया, एक बार 180 पे, 90 पे मैक्सिमम हुआ। देखो क्या हो रहा है, सुनो इस चीज को समझो। जब 0 से लेके ये 90 तक रोटेट किया, उस समय 90 पे मैक्सिमम हुआ, फिर जब 90 से 180 रोटेट कर रहा है, 180 में फिर EMF 0 हो गया, ठीक है, यानी कि करंट भी 0 हो गया। फिर जब 180 से लेके 270 पे गया, फिर 270 पे मैक्सिमम हो गया इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट, फिर 360 में फर्दर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है, कभी EMF डिक्रीज कर रहा है, EMF डिक्रीज कर रहा है मतलब करंट भी डिक्रीज कर रहा है, कभी 0 हो जाए कभी मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक ग्राफिकली प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देखो ध्यान से। अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे इस चीज को, ठीक है ना, अगर हम लोग इस चीज को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरह प्लॉट करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सपोज हम लोग I ले रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या ले T ले रहे हैं, तो एक बार 0, फिर 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 में फिर 0, तो ये 0 है, ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 180 होगा, यहाँ पे फिर 270 होगा। डायरेक्शन पलट गया इसलिए नेगेटिव की तरफ आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ भी, फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 270, फिर यहाँ 360, ये नहीं बनाएंगे, कंप्लीट एक रोटेशन यहीं तक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये कैसा करंट मिला, ये एक AC करंट मिला, हर एक डायरेक्शन पे अपना हर एक हाफ रोटेशन पे ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहा है, चेंज कर दे रहा है, ठीक है। सो द वेरिएशन इन द करंट प्रोड्यूस फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ द कॉइल इज शोन इन द फिगर, ठीक। तो हम लोग इस तरह का रोटेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड आवर DC जनरेटर, ठीक, DC जनरेटर हो गया। एक बार फिर से हम इसको इजीली समझा देते हैं क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कैसे समझेंगे। AC जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक। इसका कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या करते हैं हम लोग, इस पे भी हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एक हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में एक आर्मेचर कॉइल को रखते हैं और कॉइल को रोटेट कराते हैं। हम लोग जानते हैं अगर हम लोग कॉइल को रोटेट कराएंगे, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं अगर किसी मैग्नेट को रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, EMF इंड्यूस करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो यहाँ हम लोग कॉइल को रोटेट करा रहे हैं,
तो कॉइल को जब जब रोटेट करा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 0 से 90 के बीच में एक बार इंड्यूस करंट 0 हो रहा है शुरू में, फिर एक बार मैक्सिमम हो जा रहा है। फर्दर जब 180 तक रोटेट हो गया, फिर से करंट का वैल्यू या फिर इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज कर गया। फिर जब 180 270 पे ले गए, 270 में फिर मैक्सिमम हो गया इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, और फिर 360 में फर्दर फिर डिक्रीज कर गया। तो ऐसा हर एक टाइम इंटरवल पे, ये पूरा टाइम इंटरवल मान लो टी का है, हर एक टाइम इंटरवल पे ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोग को इस तरह का एसी करंट मिलता रहेगा। तो मतलब वी कैन जनरेट द एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटर। व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ द जनरेटर? द मेजर पार्ट्स ऑफ द जनरेटर आर स्प्लिट रिंग, ठीक है, नॉट स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, सॉरी, स्लिप रिंग, आर्मेचर, हॉर्सशू मैग्नेट एंड द कार्बन ब्रश। बस कनेक्शन बना लेंगे, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ये वाला बना लेंगे, इसको बड़ा करके भी बना सकते हैं अच्छे से, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड द डीसी जनरेटर, तुम बोलोगे द एसी जनरेटर कैन बी मॉडिफाइड बाय डीसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग। मतलब वी कैन चेंज स्लिप रिंग इनटू स्प्लिट रिंग because we maintain the direction of current in the DC generator, but we can we cannot maintain the direction of current in case of AC generator, because in AC generator the direction of current will changes at every half cycle, where at DC generator the direction of the current will be same, ठीक, मतलब it will flow from the positive to negative terminal or the T1 to T2 terminal, ठीक है। तो इस बात हो गया हम लोग के AC जनरेटर का। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? देखो सब थियोरेटिकल है, ठीक, तो जो जनरेटर है, मोटर जो पढ़ा है, इसको अच्छा डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे एक बार घर में, और इससे मेजर कंसेप्ट को समझोगे, पढ़ोगे, रीडिंग एक बार अच्छे से, जो नोट्स यहाँ पे दिए है ना उसको रीडिंग करोगे, उससे कुछ पॉइंट को लिखोगे, और नहीं समझ में आया तो पूछोगे, ठीक है। बोलो कोई कुछ डाउट है किसी को भी? बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो, बोलिए, किसी को भी डाउट है? ऋषिराज, डाउट है कुछ? ओमकार, राज कौशल, ललित, बोलिए ओमकार। कुछ नहीं समझ में आ गया? ओमकार बता सकते हैं क्या क्या बोले अभी तक? कौन बता पाएगा? बोलो, 8 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कौन एक्सप्लेन कर पाएगा इस चीज को अच्छे से? मतलब अच्छे से क्या, बेसिक बोलना बस, मतलब नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कौन बोल पाएगा? आर्यन, अनु, प्रिया, ललित, ओमकार, राज कौशल, ऋषि, पंजन, बोलो कौन? कोई भी बताओ, नहीं बता पाएगा हम फिर बोल देंगे, एक बार ट्राई करो, क्या बताएं उसको बताओ, ठीक है। अभी जस्ट 5 मिनट्स में हम लोग क्लास क्लोज कर देंगे, 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट में। तो हर एक लेक्चर तुम लोग देखना ध्यान से एक बार, ठीक, जो नोट्स दिए हैं ना उसको अच्छे से स्टडी करना। ये हम लोग का 6 लेक्चर था, तो हम लोग 6 क्लास में पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ाई की है, कहीं भी नहीं छूटा है कुछ, ठीक है। उसके पहले हम लोग करंट में बहुत सारा लेक्चर लिए थे, और करंट में हम लोग आगे बहुत कुछ पढ़ लिए थे, ऐसे हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, कनेक्शंस, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि नेटवर्किंग कैसे होता है हम लोग के घर में, हाउस होल्ड सर्किट। तुम लोग में से कोई जन पूछा था एमसीबी क्या, बता दीजिएगा, तो हम अगले क्लास में एमसीबी के बारे में थोड़ा बता देंगे, ठीक है, ये हम बता देंगे जरूर। इसके अलावा कहीं से मुझे लगता है कुछ छूटा होगा या नहीं बताए होंगे तो वो भी हम बता देंगे, बट कुछ नहीं छूटा है, हम सारा टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर पे, ठीक है। अगर हम पूरा सिलेबस से देख लेंगे, अगर कुछ नहीं बताए होंगे तो फिर बता देंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें और एक क्लास लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और क्लास लेंगे इसके बाद, लेक्चर 7, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, किस तरह बोर्ड में आता है इस चैप्टर से, मतलब कैसा क्वेश्चन आता है, और हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास में सब लोग थोड़ा पढ़ाई करके आना इस चैप्टर का पूरा अच्छे से, सब लोग को बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ना। हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उस दिन, और अगर जरूरत पड़ता है तो और एक क्लास ले लेंगे। अगर कुछ टॉपिक एमसीबी पहले पढ़ा देंगे, 15 मिनट 10 मिनट लगेगा, उसके बाद जो हम लोग का टाइम बचेगा 1 आवर का, उस 1 आवर पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और कुछ बोर्ड पैटर्न का भी क्वेश्चंस है, तो उसको हम स्क्रीन पे एक बार शेयर कर देंगे और डिस्कस करेंगे। और अगर उस दिन पूरा डिस्कस नहीं हो पाया तो और एक क्लास एक्सटेंड करके
100% क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर पे, ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो तुम लोग थोड़ा होमवर्क टाइप का ही बोलेंगे करने के लिए। तो ये लेके हम लोग का 2 यूनिट पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा, और हो सके कि हम लोग होपफुली इस क्लास के बाद क्लास पे तो ये चैप्टर चलेगा ही चलेगा, और अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो जाए उस दिन। उसके बाद वाली क्लास हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, लाइट। ठीक, जो कि एक तरह से देखा जाए तो लास्ट यूनिट ही है, क्योंकि लाइट थोड़ा बड़ा यूनिट है, अगस्त में लगेगा टाइम, और लाइट में ह्यूमन आई और लाइट पढ़ने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, सब लोग क्लास करना रेगुलर लाइट का, क्योंकि लाइट बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो लाइट खत्म हो जाएगा पूरे अगस्त में, ह्यूमन आई तक पूरा, है ना। अगस्त में आराम से हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब भी ऑप्टिक्स पूरा खत्म हो जाएगा सारा टॉपिक। इसमें हम लोग लेंस पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, है ना, फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और डेली कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा हम लोग अगस्त पे, और साथ में ह्यूमन आई भी हो जाएगा, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो पूरा हम लोग ऑप्टिक्स ही बोल रहे हैं अभी। और सितंबर में हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसको शायद इस बार हटा भी दे सिलेबस से, बट ठीक है हम लोग पढ़ लेंगे। उसमें लोग 3 क्लास बस लगेगा सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो ये समझ लो कि हम लोग को 5 से 10 सितंबर के बीच में हम लोग का पूरा फिजिक्स 10 क्लास का खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा हम लोग का, मैक्सिमम 10 सितंबर तक, या 5 में भी हो सकता है, अगर हम लोग टाइमली कर लिए कंप्लीट तो 5 में भी हो सकता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ तुम्हारे पास रहेगा हर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। फिर या फिर तुम अगर एडवांस पढ़ना चाहते हो 11 का टॉपिक, तो बहुत पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है 10th क्लास फिजिक्स का। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिवाइज करोगे, डाउट जितना हो सके किताब बना लोगे, एनसीईआरटी, सैंपल पेपर्स, और भी कोई किताब होगा तुम्हारे पास साइड में, श्री वर्मा, ठीक है, या तो फिर दिनेश वगैरह जो भी पढ़ते हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर पूरा बना सकते हो। ठीक है, अच्छे से बना लोगे तो 100% मार्क्स में आ जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो एक बार फिर हम इसको बता देते हैं, इसमें लोग क्या किए समझ में आ ही गया, है ना। एक कॉइल को रखे हम लोग मैग्नेट के बीच में, उसको रोटेट कराते हैं। रोटेशन, जब जब रोटेशन हो रहा है तो हर एक हाफ साइकिल पे जाके एक बार मैक्सिमम वैल्यू आता है करंट का, एक बार मिनिमम वैल्यू आता है। तो इसको हम लोग प्लॉट करते ग्राफ पे, तो हम लोग क्या दिखता है कि डीसी करंट है, मतलब डेफिनेटली हम लोग डीसी करंट, डीसी बोलते हैं सॉरी, हम लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम लोग क्या मिलता है, एसी मिलता है। तो डेफिनेटली हम लोग इस जनरेटर से क्या डिराइव करते हैं, हम लोग एसी करंट को जनरेट करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। तो बहुत टाइम है तुम लोग के पास, इस वीक में इसको कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार रिवाइज कर लो घर में सारा टॉपिक को, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास पे, तो किसी भी तरह का तुम लोग को कोई डाउट ना हो, आंसर पाओ, इसलिए रिवाइज करके आना। ठीक है, तो चलो आज क्लास यहीं तक। आज थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे स्टार्ट करने में, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, तो पिछले अगले क्लास से टाइमली हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करना, और अगला क्लास हम लोग एमसीबी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।